So let's continue with the topic that we were on to, children. Principles of sampling. Law of statistical regularity. आपकी बुक में तो थोड़ा सा ही दिया, मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स आपको और ज्यादा दूंगा. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं चलो. देयर इज अ कंपनी नोन एज एसबीआई लाइफ एंड देयर इज अ कंपनी नोन एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इन्होंने टोटल लेटर्स से 22 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस किया है और इन्होंने हार्डली 4 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस किया है. Which company will be having higher collection of insurance premium money? LIC. ऑब्वियस सी बात है भाई, 22 करोड़ लोगों की इंश्योरेंस की इन्होंने, तो किस कंपनी की क्लेम देने की कैपेसिटी बेटर होगी बच्चों? LIC की या SBI की? LIC की. तो यू एज अ कस्टमर शुड टेक अ न्यू पॉलिसी फ्रॉम LIC और SBI? LIC. तो इस पैरामीटर को देखें तो भाई LIC का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, मतलब अगर 10 लोगों ने या लेटर से 1000 लोगों ने क्लेम फाइल किया, उसमें से 98.7% लोगों को LIC ने पेमेंट कर दिया. ये मानते हुए कि 1000 में 987 जेन्युइन थे, सच बोल रहे थे, बाकी 13 लोग झुट्टे टाइप के थे. और SBI का क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज 96.5%. तो मान लेते हैं कि यहां पे 10,000 लोगों ने क्लेम फाइल किया और 9,650 लोगों को पेमेंट हुआ, और यहां पे लेटर्स से 1 करोड़ लोगों ने क्लेम फाइल किया. कितने? 1 करोड़. और LIC वालों ने 98,70,000 लोगों का पेमेंट कर दिया. तो भाई जहां पे लोग ज्यादा होंगे भाई वहां पेमेंट भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है. बट हमको तो परसेंटेज से मतलब है. तो परसेंटेज के टर्म्स में चिल्ड्रन किसका रेशियो ज्यादा नजर आता है, LIC का या SBI का? आंसर चिल्ड्रन, परसेंटेज के टर्म्स में आपको किसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेटर नजर आता है? LIC का. लॉजिक समझ में आया? तो देयर इज अ पार्टी जहां पे आपको पता है कि 24 पकवान बने हैं, एंड देयर इज अ पार्टी जहां पे आपको पता है 4 पकवान बने हैं. कहां पे आपके टेस्ट अच्छा मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों? जहां 24 पकवान बने हैं या जहां 4 पकवान बने हैं? जहां 24 पकवान बने हैं. खोपड़े में बात गई. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी जो नजर आती है वो नॉर्थ इंडिया में ही क्यों नजर आती है? व्हाई नॉट इन साउथ, ईस्ट और वेस्ट? व्हाट इज द रीजन चिल्ड्रन? नहीं, डेवलपमेंट इतनी नहीं है, बात ठीक है, डेवलपमेंट तो हो सकती है ना भाई. पॉपुलेशन वहां पे सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी भी वहां पे सबसे ज्यादा होगी. रोड एक्सीडेंट भी वहां पे सबसे ज्यादा ही होंगे. लॉजिक अंडरस्टूड? हावड़ा न्यू दिल्ली का जो रेलवे रूट है चिल्ड्रन, दैट इज द बिजिएस्ट इन द कंट्री. और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स अगर आप रेलवे की वेबसाइट पे चेक करें तो इसी रूट पे हुए हैं. क्यों? जहां गाड़ी ज्यादा चलेगी वहां एक्सीडेंट भी ज्यादा ही होगा. लॉजिक समझ में आ गया? न्यू दिल्ली में चिल्ड्रन किडनैपिंग के केसेस ज्यादा होंगे या प्रतापगढ़ से छोटे से टाउन एरिया में? भाई जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे क्राइम भी ज्यादा होगा, जहां पॉपुलेशन कम है वहां क्राइम भी रिलेटिवली कम ही होगा. तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एंड लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ही बेसिकली सैम्पलिंग के लॉज हैं चिल्ड्रन. चलें आगे. सो यहां पे आपको लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी नजर आएगा. हेडिंग डाल के ये 2 लाइनें अवश्य लिखें लोग. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज इज सेलेक्टेड. थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं यहाँ पे और आपने सैंपल में बच्चों 1200 लोग ले लिए. लगभग कितने प्रतिशत हो गया? चलो, व्हाट परसेंटेज? 12%. Selected from a large population, it tends to possess the same characteristics as those of population. कहने का मतलब 10,000 में अगर आपने 1200 लोगों को लिया तो ये स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मान के चलती है कि जो 1200 लोगों से डेटा मिलेगा वो 10,000 पे अप्लाई होगा. जो 1200 लोगों का जवाब होगा वही बाकी के 8,800 का भी होगा. बट यहां पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. अगर हमारे 10,000 लोग होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब तो ऐसा होगा कि 1200 से डिस्कवर किया गया डेटा बाकी के 8,800 पे भी लागू होगा. बट अगर ये 10,000 लोग हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो क्या 1200 लोगों का डेटा चिल्ड्रन आपको सही जवाब दे पाएगा सबके बारे में? एब्सोल्युटली नॉट. खोपड़े में बात गई. तो 120 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 500 लोग आपने लिए एवरेज हाइट निकालने के लिए,
तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि अगर 500 लोगों की एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच है तो पूरी पॉपुलेशन की एवरेज हाइट भी 5 फीट 7 इंच होगी। क्या ये प्रैक्टिकली ट्रू है चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बट ये लॉ इसको मान के चलता है। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? ये बात एक छोटी कंट्री में पॉसिबल है जहां पे टेरेन या एरिया एक जैसा है। बट अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सो कॉल्ड जो हमारे ईस्ट के लोग हैं रहने वाले, उनको देखें तो उनकी हाइट जनरली कम होती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उधर साउथ के लोगों को देखें, उनकी हाइट थोड़ी, हरियाणा वगैरह की थोड़ी ज्यादा होती है। गुजराती जो होते हैं उनकी हाइट नॉर्मल होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। वो जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं जनरली उनकी हाइट ज्यादा होती है। गॉट इट? बट अगेन शिमला वगैरह में जो लोग रहते हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो ये स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मान के चलता है कि 100 बच्चों की क्लास में अगर 10 बच्चों का परसेंटेज आपने देखा कि ये 84 से 86 आ रहा है, सो ये लॉ मान के चलता है कि पूरी क्लास का परसेंटेज एवरेज 84 से 86 ही है। बट ये जरूरी नहीं है। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो अगर एवरेज हाइट 500 लोग की 5 फीट 7 इंच है और हम मान लें कि पूरे इंडिया की हाइट ऐसी है और हर कंपनी सो कॉल्ड इसके अकॉर्डिंगली कपड़ा बनाने लग जाए, तो दे आर यूजिंग लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और कपड़ा बना दिया, पता लगा लोगों को फिट ही नहीं बैठ रहा है, किसी को छोटा हो जा रहा है, किसी को बड़ा पड़ जा रहा है, तो हम बोलेंगे दैट लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी इज नॉट बीइंग अप्लाइड। समझ में आया कि बिल्कुल नहीं आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं हनुमान जी के बारे में, आप पब्लिक से ज्ञान लेना चाहते हैं कि लोगों को उनके बारे में कितना पता है, which day could be the most convenient day to meet these people at various temples children? Generally Tuesday and Saturday basically। समझ में गया? अगर क्रिश्चियंस को आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं मदर टेरेसा के बारे में, या लेट अस से क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, या मदर मेरी के बारे में, XYZ, तो मेजॉरिटी क्रिश्चियंस आपको चर्च में कब नजर आएंगे बच्चों? संडे को प्रेयर सेरेमनी वगैरह अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ऐसा बोलता है। इज दैट क्लियर? बट क्या ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी दुबई में काम करेगी चिल्ड्रन? गल्फ कंट्रीज में काम करेगी? नो, बिकॉज देयर संडे इज अ वर्किंग डे। तो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, वो मंदिर जाएगा तो फ्राइडे के दिन ही निपट लेगा अपना, क्योंकि ट्यूसडे को उसके ऑफिस में छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को उसका ऑफिस खुला रहेगा। जैसे इंडिया में वीकेंड्स कब होते हैं? संडे को छुट्टी होती है ऑफ। तो दुबई वगैरह में संडे को छुट्टी नहीं होती। सर वहां कब होती है? हाफ फ्राइडे से लेकर सैटरडे तक, हाफ फ्राइडे से लेकर सैटरडे तक, संडे इज देयर वर्किंग डे। तो लाइक इंडिया में फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक इज से मंडे, बट दुबई और गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। दे हैव अ कॉमन नेशनल हॉलिडे ऑन वीकली हॉलिडे ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, बेसिकली द डे दे ऑफर नमाज बेसिकली। खोपड़े में बात गई। तो हमारा थोड़ा यूएस और इंग्लैंड वाला कल्चर चलता है, वहां पे भी संडे को होता है। तो संडे एक दिन माना गया है कि भाई सब लोग इस दिन खाली हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास करनी है सर की तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ भगवान की पूजा अर्चना कर ली जाए। समझे कि नहीं समझे? तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी इंडिया में अगर काम कर रही है कि 500 लोगों का एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच है, और ऐसा मान लीजिए सबका है, क्या अफ्रीका में ये काम करेगा चिल्ड्रन? अफ्रीका में एवरेज हाइट ही 6-6.25 फुट होगी कम से कम, बड़े बड़े हिडम्बे टाइप के होते हैं एकदम। चलिए, तो प्लीज ये एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों, काम आएगा आपको। तो लॉजिक समझ में आ गया? नेक्स्ट चिल्ड्रन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। अब इसका मतलब तो मैंने आपको समझाया था इंश्योरेंस के केस में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, aggregate or average obtained from a large group are more suitable than aggregate or average obtained from a small group। अब सर इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। XPS, ZPS, खोपड़े में बात गई। क्या है ये XPS बच्चों? X पब्लिक स्कूल। और ZPS क्या है? Z पब्लिक स्कूल। सिंपल एज दैट। XPS और ZPS में क्लास 10th में कुछ बच्चे थे और दोनों नए स्कूल्स हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं। दिस स्कूल हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 500, बट दिस स्कूल चिल्ड्रन हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 2000। यहां से आपने 50 बच्चों का सैंपल लिया और यहां से 200। कितने परसेंट का सैंपल लिया चिल्ड्रन? आंसर 10%। So this is the sample obtained from small group
and this is the sample obtained from large group. इनका IQ लेवल जो जज हुआ that was 92.5%. क्या जरूरी है बच्चों इनका IQ लेवल भी सेम हो? नो, बट ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि भाई 10th क्लास के बच्चे का IQ लेवल अगर 500 में 50 बच्चों का 92.5 है तो रिमेनिंग 450 जो इस ब्लॉक के अंदर है, XPS में चल रहे हैं, इनका IQ लेवल भी कितना होगा? 92.5. और इनका भी कितना होगा? इनका भी कितना होगा? सबका 92.5. बट ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है, ऐसा आप मानते हैं, नहीं सर ऐसा होगा, सर हमने टेस्ट किया है सर, तो ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बन जाएगा। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बन जाएगा। हाँ, ये उसकी डिमेरिट हो जाएगी और ये इसकी डिमेरिट हो जाएगी। नहीं समझे? वहां पे आपने ये पढ़ा कि जो एवरेज आएगा वो हर जगह लागू होगा। दैट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये बोलता है कि अगर आप छोटे ग्रुप में कोई स्टडी करें और बड़े ग्रुप में कोई स्टडी करें तो दोनों के रिजल्ट्स फर्क होंगे, सेम नहीं होंगे। और वो बोलता था लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, किसी भी ग्रुप में स्टडी करो द आउटपुट वुड रिमेन सेम। आपका सैंपल कुछ भी हो, पूरे सो कॉल्ड पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर देगा। खोपड़े में बात गई। तो एवरेज इंडिया में अगर हर जगह 3 से 5 आवर्स का इलेक्ट्रिक कट है चिल्ड्रन, 3 से 5 आवर्स का इलेक्ट्रिक कट है, तो आप मान लीजिए कनाडा वाले मौसा जी जो इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, वो किसी भी मोहल्ले में शहर में घर बनवा लें, उनको भी 3 to 5 आवर्स का कट झेलना पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। बट 3 to 5 आवर्स का एवरेज कट है यूपी, एमपी, बिहार में, बट गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे रईस स्टेट्स, चेन्नई एंड ऑल दैट, यहां पे एवरेज कट इतना नहीं है। कितना है सर? हो सकता है आधे घंटे का हो। ये है लॉ ऑफ लार्ज नंबर कि डिफरेंट सैंपल्स मे गिव डिफरेंट आउटपुट, दे मे नॉट रिप्रेजेंट सेम आउटपुट। तो हो सकता है जहां पे स्कूल में सो कॉल्ड 500 बच्चे पढ़ रहे हो, 50 बच्चों का IQ लेवल 92.5 है और ये 2000 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों, इनका IQ लेवल इज जस्ट 78.5। एक और कहानी ले लेते हैं। अब आपने एक दूसरा सैंपल लिया इन स्कूल के बच्चों का और आपने सो कॉल्ड 80 स्टूडेंट्स के ऊपर इंक्वायरी की। कितने स्टूडेंट्स के ऊपर? 80 स्टूडेंट्स के ऊपर। और यहां पे भी आपने एक और सैंपल लिया और आपने इंक्वायरी की 400 बच्चों के ऊपर। सुनाई पड़ रहा है बच्चों बात? यहां पे जो आपको IQ नजर आने लग गया बच्चों, आई रिपीट, 400 बच्चों पे जो आपको IQ नजर आने लग गया वो डिफरेंट हो जाएगा। कितना? यहाँ पे IQ पहुंच गया 91% और यहाँ पे लेटेस्ट से पहुंच गया 75%। आई सर ये क्या हो गया? 50 बच्चों का जब सैंपल लिया तो IQ लेवल वाज 92, ज्यादा बच्चों का सैंपल लिया तो IQ गिर गया। मतलब ज्यादातर थोड़े बदमाश टाइप के, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। यहाँ पे 200 लोग का IQ टेस्ट किया तो कम था, 400 का टेस्ट किया तो ज्यादा था। तो जब छोटा सैंपल लिया रिजल्ट वाज डिफरेंट, बड़ा सैंपल लिया रिजल्ट वाज डिफरेंट। छोटा सैंपल लिया रिजल्ट वाज डिफरेंट, बड़ा सैंपल लिया रिजल्ट वाज डिफरेंट। तो ये चीज क्या लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में थी? वहां पे तो आप कोई भी सैंपल ले लो, रिजल्ट वुड बी सेम। तो 50 गाड़ियां अगर सड़क से निकल रही हैं और 10 का एक्सीडेंट हुआ, परसेंटेज रेट इज व्हाट चिल्ड्रन? 20%। इसका मतलब अगर 50 गाड़ियों में 10 का एक्सीडेंट होता है तो 100 गाड़ियों में 20 का होगा। 200 गाड़ी में 40 गाड़ी ठुकेगी। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर? भाई नहीं है तो नहीं है। हमने ये एक्सपीरियंस किया, जब 50 गाड़ियां रोड पे चल रही हैं तो ट्रैफिक इज लेस, लोग बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं तो भिड़ भी रहे हैं। बट जब 200, 400, 500 गाड़ी सड़क पे चल रही है, स्पीड कम हो गई। स्पीड भी कम हो गई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर एम्प्लॉय कर दिए गए, वो ठीक से ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं और एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। तो आपने 200 गाड़ी का सैंपल लिया, एक्सीडेंट रेट रिड्यूस्ड। 50 गाड़ी का सैंपल लिया, एक्सीडेंट रेट इंक्रीज्ड। समझ में आई बात कि नहीं आई? दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, या इसको बच्चों लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी बोला जाता है। समझे बात को कि नहीं? 2 साड़ी मम्मी ने देखी, दोनों में कट लगा हुआ था। मम्मी ने कहा दुकानदार बेकार है।
बट जब उसी दुकान पे 20 साड़ियां देखी तो लगा उसी 2 पे कट था, बाकी 18 एकदम ठीक थी। तो बड़े सैंपल में विचारधारा गॉट चेंज, छोटे सैंपल में इट वाज चेंज। और इससे मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोरिलेट करता हूँ। स्कूल्स में जब 50 नंबर का यूनिट टेस्ट होता है ना, मेजॉरिटी बच्चे 30 to 45 मार्क्स अटेन कर लेते हैं। कैसे? आउटसोर्सिंग, साथ ही हाथ बढ़ाना, अपना आंसर मुझे बताना, मेरे को एग्जाम में धोखा दे के मत जाना, तभी मेरे और तुम्हारे नंबर एक जैसे आ जाना। बट जब एग्जाम होता है, बगल में 10th का बच्चा बैठा है, पीछे भैया बैठे हैं 12th के, आगे छोटू बैठा है 8वीं का, इधर बैठा है 7वीं का, कोने में 5वीं का। सर साजिश की गई हमारे साथ, ये एग्जाम नहीं था सर, साजिश थी। तो अब एग्जाम में 80 नंबर का पेपर हुआ, नंबर बच्चे के कितने आए? 30। तो कहने का मतलब जो ग्रोथ हुई है वो डिनोमिनेटर में हुई है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जो ग्रोथ हुई है वो डिनोमिनेटर में हुई है, न्यूमरेटर रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली सेम। तो जब आपने बड़ा सैंपल लिया रिजल्ट डिफरेंट हो गया, छोटे सैंपल में रिजल्ट वाज डिफरेंट। और पेरेंट आके टीचर को चिल्ला रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ, हमारे बच्चे के नंबर कम कैसे हो गए? अरे तो पिछली बार नकल कर पाया था, इस बार साजिश सच दी गई, नकल नहीं कर पा रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पोपड़े में बात गई। तो जब मम्मी पूछे, बेटा यूटी में तो बहुत अच्छे नंबर थे, यहाँ पे क्यों नहीं ला पाए? मम्मी, लॉ ऑफ लार्ज नंबर लग गया। और मम्मी क्या सोच रही है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो इसको झटपट कॉपी कर लीजिए बच्चों। कोइंसिडेंस नहीं मैच कर रहा है, कोरोलरी का मतलब ये होता है। हाँ तो कोइंसिडेंस, वो क्या? हाँ तो कह रहे ना कि भाई उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ये। व्हाट इट क्लियर? हाँ, अरे तो कह तो रहे कि उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, उसके रिवर्स जा रहा है, विपरीत जा रहा है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि आप एक पैकेट मैगी बनाए और 4 पैकेट एक साथ बनाए, विल द टेस्ट बी सेम चिल्ड्रन? नो। जब आप रेस्टोरेंट में या ढाबे में एक प्लेट दाल ऑर्डर करते हैं तो टेस्ट इज डिफरेंट, बट जब घर में वही दाल ढेर सारी क्वांटिटी में बनती है द टेस्ट इज डिफरेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें प्याज और टमाटर का, जीरे का और हींग का छौंक लगाया जाएगा, क्वांटिटी उस हिसाब से जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हो जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो जब लार्ज सैंपल, ढेर सारी मैगी 10 पैकेट एक साथ बन गई, वो टेस्ट नहीं आएगा। सिंगल पैकेट बनी तो टेस्ट अलग आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? खिचड़ी आपकी प्लेट में और दही भी है, आपने पूरी खिचड़ी दही एक साथ मिला ली, टेस्ट वुड बी डिफरेंट, बट एक स्पून दही खिचड़ी में डाल के खाइए, द टेस्ट वुड बी बेटर। समझ में आया? वैसे तो बीमार लोग का खाना होता है। खैर चलिए, क्विकली डू इट चिल्ड्रन। Let's proceed further to statistical errors. Please put this heading in your copy, children. तो बच्चों, एक कहावत सुनी होगी कि इंसान गलतियों का पुतला है, इस पुतले को जितनी जल्दी रावण की तरह दशहरे में फूंक दिया जाए अच्छा है। तो कहने का मतलब स्टैटिस्टिकल एरर्स क्या होते हैं सर? देयर आर मेनी रीजंस जहां पे आपका आउटपुट गड़बड़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये इसरो वाले रॉकेट लॉन्च करते हैं चिल्ड्रन, काफी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद लॉन्चिंग होती है कि भाई चंद्रमा की सतह पे हमारा चंद्रयान लैंडर जो गया था वगैरह वगैरह, रोवर प्रज्ञान लेकर, वो ठीक से लैंड कर पाएगा कि नहीं। वैसी सॉइल की स्टडी का डेटा इनके पास था, क्योंकि नासा वाले जब गए थे, नील आर्मस्ट्रांग अंकल एंड कंपनी, मेरे को भी ले जा रहे थे, बट मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पता लगा छोड़ के तुम लोग वहीं चले हो मेरे को। तो वो कुछ सॉइल के सैंपल्स वहां से कलेक्ट करके लाए थे, तो उसका डेटा इसरो के पास भी रहा होगा और डेफिनेटली शेयर किया होगा नासा ने। तो उन्होंने उसी तरह की डेंसिटी क्रिएट की अर्थ पे, और 2-4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार लैंडर को लैंड कराया अलग अलग स्पीड में, और देखा कि कितना मजबूत लेग हमको बनाना चाहिए कि वो लैंडिंग के टाइम पे टूटे ना, और बहुत हैवी भी ना हो, नहीं तो फ्लाई करने में ज्यादा थ्रस्ट लगेगा, रॉकेट पे फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए तो काफी उम्मीद है कि ऊपर जाके सही लैंडिंग करेगा। बट अगर एक्सपेरिमेंट ही सक्सेसफुल नहीं हो रहा, क्या लैंडिंग सही होगी? नॉट एट ऑल। तो अगर नासा ने बोला कि भाई वहां पे, या चंद्रयान 1 जो गया था उसने मून पे बताया था कि भाई पानी की अवेलेबिलिटी है, बट अगर पानी की अवेलेबिलिटी अर्थ की तरह, अर्थ पे तो कितना 72-73% वाटर है बेसिकली, तो वहां पे भी अगर मान लीजिए बोला जाए 99% वाटर है, तो फ्लोटिंग लैंडर बनाया जाता। कैसा लैंडर बनाया था? फ्लोटिंग लैंडर। यस और नो? बट वहां पे पता था कि भाई जो चंद्रमा की सतह है वो सॉलिड है,
बट उसके नीचे आपको पानी काफी मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने काम किया। सो अगर कभी कभी गड़बड़ी हो जाए तो सबसे बड़ी गड़बड़ी कब होगी, जब आप सैंपल गलत कलेक्ट कर लेंगे। 2 बार रेस्टोरेंट गए, दोनों बार टेस्ट सही नहीं मिला, तो आपने ये एक अजम्पशन ले लिया कि ये रेस्टोरेंट ठीक नहीं है, बट बाद में किसी ने आपको बताया अरे उनका चाइनीज फूड एकदम बेकार है, बट आप इंडियन फूड अगर खाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो यू गॉट द रॉन्ग टेस्ट और द रेस्टोरेंट वाज इन टोटली द रॉन्ग वन, रॉन्ग टेस्ट मिल गया, आपने जो ऑर्डर किया वो सही नहीं था। तो स्टैटिस्टिकल डेटा जब भी कलेक्ट हो चिल्ड्रन, इसमें स्टैटिस्टिकल एरर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कलेक्टेड डेटा एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स। व्हाट इट क्लियर? तो एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, एक्चुअल लोगों की थिंकिंग कुछ और है, बट जिन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया उन्होंने रिस्पॉन्स कुछ और दिया। इसी डिफरेंस को, डिविएशन को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? स्टैटिस्टिकल एरर। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके रिस्पोंडेंट्स ने दी, हो सकता है किसी बात का डर सता रहा होगा, जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे कलेक्ट हुआ है, एक्चुअल बेसिस पे कलेक्ट नहीं हुआ। अब जैसे मान लीजिए आपने ऐसे किया और हड्डियां कड़कड़ा गई, और कुछ में हड्डी तेज कड़कड़ाती है, इसका मतलब हड्डियों में गैप ज्यादा है, आने वाले टाइम में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। बट हो सकता है कोई मुंह से ऐसी आवाज निकाल दे, तो इसका मतलब आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? तो पर्सनल प्रेजुडिस भी हो सकता है इन्वेस्टिगेटर का, कि मैं क्रिकेट के रिस्पॉन्स के लिए सिर्फ बॉयज से इंटरव्यू लूंगा, गर्ल्स से इंटरव्यू नहीं लूंगा, और हो सकता है कि वो बॉयज भी गोल्फ जैसे स्पोर्ट को ज्यादा लाइक करते हो, इसलिए आई रिपीट चिल्ड्रन, इसलिए वो सही जवाब ना दे। तो इन रीजंस की वजह से देयर कुड बी स्टैटिस्टिकल एरर्स। ये मत समझ लीजिएगा आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, मीन का फॉर्मूला लगाया समेशन एक्स अपॉन एन, और प्लस आपको आता नहीं है, इससे आंसर आपका गलत हो गया, सॉरी यही स्टैटिस्टिकल एरर है। अरे ये नहीं होता स्टैटिस्टिकल एरर, ये बैल बुद्धि एरर होता है, मैथमेटिकल एरर होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था। स्टैटिस्टिकल एरर तब होगा जब डेटा कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, समझे बात को, जब डेटा गलत कलेक्ट कर लिया हो। अंडरस्टूड? चलिए सारे पॉइंट्स लिखे होंगे लोगों ने। कहां कहां से ये उत्पन्न होते हैं बच्चों? जहां से डेटा कलेक्ट किया वहीं से ये एरर हो जाएगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद जब इसका आपने काउंटिंग वगैरह स्टार्ट किया, इसका मेजरमेंट स्टार्ट किया, उस समय अगर कोई गलती हुई तब भी स्टैटिस्टिकल एरर होगा। और आपने, मैंने ऊपर आपको बताया था ना बच्चों, 50 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, तो आईक्यू लेवल क्या आ रहा है चिल्ड्रन? कुछ नहीं आ रहा। 50 लोगों का सैंपल सेलेक्ट किया, तो 50 के सैंपल में 92.5, और 80 के सैंपल में क्या आ रहा है? 75। तो मतलब आपका सैंपल एडिक्वेट नहीं था, यू शुड टेक मोर सैंपल। वाटर में कुछ गंदगी आ रही है आपके घर में, 10 ml वाटर में कोई टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, मिनिमम 100 ml सैंपल लेना पड़ेगा वाटर का, तब इसका टीडीएस वगैरह पता लग जाएगा। टीडीएस जानते होगा ना? टोटल डिसॉल्व्ड व्हाट मिनरल्स इन द सॉल्यूशन बेसिकली। व्हाट इट? समझ में आ गया? तो अगर आपका सैंपल ही इनएडिक्वेट है तो उससे जो आप आउटपुट निकालेंगे वो भी इनएडिक्वेट ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में थोड़ी बातें ज्यादा है बच्चों, सब्जेक्ट मैटर गड़बड़ हो गया, इन्वेस्टिगेटर बायस्ड है, क्वेश्चनएयर गड़बड़, सैम्पलिंग थ्योरी एकदम गड़बड़, और जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सोर्स ही एकदम गड़बड़ है। तो प्लीज कॉपी दीज पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। फर्स्ट इज सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग, और सेकंड इज बायस्ड एंड नॉन बायस्ड और अनबायस्ड। व्हाट इट? अब अगेन बच्चों जो टाइप ऑफ सैम्पलिंग एरर्स है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आई रिपीट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सीबीएसई सिलेबस, बट आपको मैं कंटेंट करवा दूंगा, नॉट टू वरी, क्योंकि आपसे ये चीजें अगेन एमबीए लेवल पे जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, या जब आप सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है। ओके, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि स्टैटिस्टिकल एरर है कि नहीं है? पहली डिग्री होती है एब्सोल्यूट और दूसरी डिग्री होती है रिलेटिव। सर ये डिग्री क्या होता है? याद करिए, डिमांड में आपने कुछ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, दैट इज बिहेवियर बेसिकली। सो एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो ट्रू वैल्यू है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका डिफरेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि इंडिया में पॉवर्टी लेटस से 5% से नीचे ही है, बट रियलिटी में जब डेटा कलेक्ट हुआ तो इट वाज 21%।
कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों हमारी बातों में? कितना आ रहा है? 16%. Relative error is defined as the ratio of absolute error to the actual value. That is 16 divided by 21 into 100. Get me the answer, children. 16 upon 21 into 100. 76% कम गरीबी आपको बताई जा रही है। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड डेटा क्या है? गरीबी कितनी है? 5%. रियलिटी में कितनी है चिल्ड्रन? 21%. डिफरेंस कितना आया? This 16% is known as absolute error. And 16, 21 का कितना परसेंट होता है? Answer is 76%. Okay. तो relative error is defined as the ratio of absolute error. कितना था absolute error चलन? 16 to the actual value. Actual value कितनी है बच्चों? 21. तो 16 is what percentage of 21? Answer is 76% के आसपास. So people understood what is relative error, what is absolute error? बच्चों समझ गए? चलिए झटपट इसको कर लीजिए, फिर प्राइमरी डेटा का सेवा समाप्त होता है और सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज आ जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ प्राइमरी डेटा की सेवाएं समाप्त बच्चों और सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा स्टार्ट। यू वेंट टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहां पे मतलब आप आरबीआई में फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और आपको उनकी वेबसाइट से इंडिया के बैंकिंग परफॉर्मेंस के ऊपर एक रिपोर्ट मिल गई। अब वेबसाइट पे है और उनके ऑफिस में भी है, छपी हुई है, तो भाई कोई भी रेफर कर सकता है, फ्री डेटा है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? पब्लिश्ड। बट अगर tradingeconomics.com जैसी वेबसाइट पे मैं कुछ डेटा कंट्रीज के बारे में कलेक्ट करूं और अपनी रिसर्च रिपोर्ट में उसको यूज कर लूं, व्हाट इट क्लियर, मैंने उनकी वेबसाइट से कलेक्ट किया, ये पब्लिश नहीं है, ये अवेलेबल है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये पब्लिश नहीं है, अवेलेबल है। तो पब्लिश्ड का मतलब ये होता है जो प्रॉपर किसी बुक फॉर्म में, किसी टेक्स्ट फॉर्म में हो। तो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी हैव एन एक्सेस टू द आरबीआई वेबसाइट। तो मैं आपको ये लाइव दिखा भी देता हूँ, चलो, नॉट टू वरी, जस्ट हॉपिंग ऑन टू द आरबीआई वेबसाइट। चलो, आपको गूगल पे आरबीआई का पेज नजर आ जाएगा। चलिए, विजिबल टू ऑल चलो, चलो विजिबल टू ऑल। अब यहाँ पे पॉलिसी रेट्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, 6.5%, 6.25%, 6.75, 3.75, 3.35 मिला। पूरा तो आप नहीं समझ पाएंगे, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आप क्लास 12th के लेवल पे जब जाएंगे तब आप इन चीजों को ध्यान से समझ पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने की। व्हाट इट क्लियर, आई फील लाइक कि आप समझ जाएंगे। चलिए, ये बैंक रेट समझ में आता है, क्या लिखा हुआ है? 6.75। जब कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो आरबीआई फ्री में तो पैसा उसको देगा नहीं, आरबीआई उसको कहेगा लाओ 7.25% हमको इंटरेस्ट भी दे देना जब पैसा लौटाओगे। तो आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने मनी बोरो किया बच्चों, और ये मनी इन्होंने लेटर से आपको लेंड कर दिया, और अब जब इन्हें 6.75% आरबीआई को देना है तो आपसे थोड़ा ज्यादा ही लेंगे। बैंक को एस्टिमेशन है कि बैंक चलाने में मिनिमम 4% का खर्चा है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो हम लेंड करते हैं। व्हाट इज 6.75 प्लस 4? 10.75। 2% इसलिए कि कुछ लोग पैसा वैसा लेके भाग भी जाते हैं, तो ये आप जैसों से रिकवर हो जाएगा। 10.75 प्लस 2 कितना होता है? कितना? 12.75। तो बैंक ने राउंड ऑफ करके 13% पर एनम पे लेंडिंग स्टार्ट कर दी। अब दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर बच्चों। कल को अगर ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 13% भी कम हो जाएगा, और अगर आने वाले टाइम में ये बढ़ जाएगा तो ये 13% भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे आरबीआई फ्लेम को कम करेगा, यहां पे लॉ धीरे चलेगी, वो फ्लेम बढ़ाएंगे, यहां लॉ बढ़ जाएगी। ये क्या होता है सर? रेपो रेट। जब बैंक आरबीआई से बोरो करता है तो आरबीआई इंटरेस्ट वसूलता है। बैंक के पास ज्यादा पैसे आ गए, आई रिपीट, बैंक के पास ज्यादा पैसे आ गए। मालवीय जी, बकवास हो गई आपकी। बैंक के पास ज्यादा पैसे आ गए। श्रीवास्तव जी, अगर पूछना हो तो टाइम पे क्लास पे आया करें, ये रेस्टोरेंट नहीं है। व्हाट इट, कुछ गधे रेस्टोरेंट समझ लेते हैं क्लासरूम को।
जब आए, अच्छा भंडारे में क्या चल रहा है, अच्छा सब्जी बची है, नहीं नहीं बस चप्पल जूते बचे हैं बाहर, चलो उसी में से कुछ लगा हुआ खा लेते हैं। चलिए बच्चों, बैक टू द टॉपिक अगेन। सो सम इडियोटिक एलिमेंट्स कम इन बिटवीन टू डिस्टर्ब, ड्यू अपॉलॉजीज। तो अब यहाँ पे 3.35% का रिवर्स रेपो है। इसका क्या मतलब होता है, जब आरबीआई के पास बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस पैसा लाके जमा करते हैं, भाई रख लो अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आरबीआई उनके पैसे पे उन्हें इंटरेस्ट देता है। कितना इंटरेस्ट देगा चिल्ड्रन, 3.35। व्हाट इट क्लियर। तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। सर व्हाट इज दिस रेपो रेट, एक तरह का बैंक रेट ही होता है, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिफरेंस है। ये जब आप क्लास 12 में आएंगे तो मैं आपको दोनों का पिक्यूलियर डिफरेंस समझा भी दूंगा। तो जब बैंक वाले आरबीआई से उधार लेंगे, आरबीआई 6.5 या 6.75 चार्ज करेगा। सर क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करेंगे, चोर निकल के भागा जिसमें से आ गया, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। चलिए बता देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज सुना ना बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ लोनिंग पे दिस इज चार्ज, नॉर्मल लोन्स पे दिस इज चार्ज। और जब बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई को देता है, आरबीआई उसे कितना इंटरेस्ट देता है, ये डेट है 3.375। अब आपके स्कूल में, मान लीजिए आपके स्कूल की इकोनॉमिक्स की टीचर ने एक लेंडिंग और डिपॉजिट ऑफ आरबीआई विद दैट ऑफ अदर बैंक्स के ऊपर रिपोर्ट बनाने को दी। आपने यहां से डेटा उठाया और अपनी रिपोर्ट में दनादन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज अनपब्लिश्ड, ये कहीं छापा नहीं किया है। समझ में आ गया। बट हम चलते हैं कॉम्पोजिशंस, जहां पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा। बच्चों ये आपको नजर आ रहा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ चलो एक ये देख लेते हैं। लेट्स सी दिस चिल्ड्रन, थोड़ा मतलब का भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इन्होंने G20 टेक्स प्रिंट 2023 कुछ कराया होगा, उसके कुछ विनर्स हैं। ये डेटा इन्होंने छापा है चिल्ड्रन, मतलब छापा इन द सेंस वाला नहीं छापा, कहीं से छाप लिया, इन्होंने पब्लिश किया इसको। तो दिस सोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड सोर्स। समझ में आ गया। तो आपके मन में कोई गाना था, आप सुबह शाम उसको गुनगुनाते रहते हैं, आपके मोहल्ले वालों ने भी सुन लिया, मोहल्ले वालों ने भी सुन लिया, वो भी गुनगुनाने लग गए, दैट इज अनपब्लिश्ड, दैट इज अनपब्लिश्ड। और अगर आपने गाना किसी प्रॉपर कंपनी को, टी सीरीज एंड ऑल को लिख के दिया और रिकॉर्डिंग हुई और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, पब्लिश्ड सोर्स। तो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों, समझ में आ गई। चलिए, तो देर आर नंबर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल भी होती हैं, जो नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब पे एनुअल 3 मंथ्स में, हर महीने। सर फोर्टनाइटली मतलब किले के बाहर जब रात हो जाएगी तब छापेंगे, फोर्टनाइटली का मतलब होता है पीरियड ऑफ 40 डेज, 14 डेज, 2 हफ्ता आप बोल सकते हैं, लगभग 15 दिन बोल सकते हैं, हाफ मंथली आप भी बोल सकते हैं इसको। तो हम ऐसी रिपोर्ट छापते हैं। तो आपके स्कूल में मैगजीन में वो सारी बातें होती हैं जो साल भर इवेंट्स और एक्टिविटीज हुई, तो आपकी स्कूल की मैगजीन भी चिल्ड्रन क्या मानी जाएगी, पब्लिश सोर्स। बट 2-4 बच्चों को सस्पेंड किया गया है, समझ में आ गया, क्योंकि घर से तो बोल के निकलते थे स्कूल जा रहे हैं और पता नहीं कौन से स्कूल चले गए, समझ में नहीं आया। तो क्या वो भी पब्लिश होगा बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अनपब्लिश्ड सोर्स। व्हाट इट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिश सोर्सेज हैं बच्चों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल पब्लिकेशंस, जैसे सर क्या, जैसे एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, कहां से मिलेगा, www.india.gov.nic.in। उसके बाद आपको 5 ईयर प्लान, अब तो नहीं चलते, आप नीति आयोग की वेबसाइट से मल्टीपल कॉम्पोजिशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया एनुअल बुक, पॉपुलेशन सेंसस, इस तरह की रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं। तो दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स। समझ में आ गया। तो सो कॉल्ड, आप बस पब्लिश्ड सोर्सेज की डेफिनेशन लिख दीजिए और बाकी पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफिशियल पब्लिकेशन, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा। सेकंड लिख लीजिए चिल्ड्रन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंट करती हैं जो पूरी तरह से गवर्नमेंटल कंट्रोल में नहीं होती हैं,
बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन प्रोफाइल, इन सब का डेटा ये लोग प्रिंट करते हैं। सो प्लीज कॉपी दिस। तो सबको समझ में आ गया रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ से आती हैं? चलो चलिए, तो रिमेनिंग वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा इस चैप्टर का राम राम सत्य। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।